हेलो स्टूडेंट। तो आज एक क्वेश्चन है जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है। इसमें मैंने कल बात किया था SN1 और SN2 रिएक्शन के बारे में बताया था, तो आज उस पर रिलेटेड क्वेश्चन ये है। इससे मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और इसको कंपेयर करना है कि किस मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी किस मैकेनिज्म से हो रही है। जैसे कौन से मैकेनिज्म, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में या तो SN1 होगा या तो SN2 होगा। इन दोनों में ही कंपेयर करना है कि किसकी रिएक्टिविटी क्या है। जैसे इस वाले में बात करें तो किसका SN1 मैकेनिज्म फास्ट होगा, ऐसे पूछा जाए तो SN1 मतलब होगा कि जब ये SN1 की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, मोर डिग्री एल्किल हैलाइड। ये कितने डिग्री है एल्किल हैलाइड है यहाँ पे, तो ये टू डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है। तो 1 डिग्री वाला क्या होगा, ये SN2 रिएक्शन फास्ट देगा और ज्यादा डिग्री वाला SN1 फास्ट देगा। तो इसका मतलब कि अगर हम पूछें इस वाले के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए इन दोनों में कंपेयर करना है SN1 किस में फास्ट होगा, तो इस वाले मॉलिक्यूल में SN2 फास्ट होगा और इस वाले मॉलिक्यूल में SN1 फास्ट होगा। तो एग्जाम में ऐसे दो, इसमें एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि विच मॉलिक्यूल गिव फास्ट SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन फास्ट देगा। SN2 कौन फास्ट देगा, जो लेस डिग्री रहेगा, जहां क्राउडेड कम रहेगी, जहां भीड़ कम रहेगा वहां बात होगी। अब ऐसे ही अब इन सब में कंपेयर किया जाए तो इन सब में अगर डिग्री देखा जाए तो ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है। तो कौन मॉलिक्यूल सबसे फास्ट SN1, एक्चुअली यहाँ पे SN1 होगा SN2 होगा, पहले बताना है विच वन इज यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN1 या SN2। SN1 और SN2, तो कौन इसमें होगा। तो ये सब 1 डिग्री है, तो कम डिग्री वाले SN2 मैकेनिज्म देते हैं। मैंने बताया कि SN2 का ऑर्डर जो होता है, SN2 का होता है 1 डिग्री का सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री हाइड्रोजन का होता है। ये ऑर्डर होता है SN2 के लिए। और SN1 के लिए क्या ऑर्डर होता है, जस्ट उसका उल्टा है। 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट करेगा, फिर 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन, फिर 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन सबसे फास्ट रिएक्शन देता है। तो अगर इनसे पूछे ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आंसर होगा कि ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। लेकिन अगर कहीं बताओ इन सब में SN2 ही बताओ, लेकिन SN2 किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा, ये बताना है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास बॉन्ड ब्रेक, देखिए जब रिएक्शन हो रहा था उसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक होना किसमें आसान है, किस केस में बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, वो रिएक्शन फास्ट होगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा तो लिविंग ग्रुप को जाना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप तभी जाएगा जब वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ देखा, अगर यहाँ पे देखा है कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पे C बॉन्ड Cl है और यहाँ पे C बॉन्ड Br है, यहाँ पे C बॉन्ड I है। देखो बॉन्ड जितना बड़ा रहेगा वो उतना ही आसानी से टूट जाएगा, रिएक्शन उतना फास्ट हो जाएगा। तो अब आइडिया लगा सकते हो कि आयोडीन वाला बॉन्ड बड़ा है। देखो जब आयोडीन, देखो कार्बन के पास जो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, ये कहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, किसके पास, सॉरी कार्बन के पास sp3 है, लेकिन आयोडीन के पास देखा जाए तो आयोडीन के पास कौन सा है, आयोडीन के पास 5p ऑर्बिटल होगा। ऐसे ही ब्रोमीन के पास 4p ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल होगा, क्लोरीन के पास 3p ऑर्बिटल होगा। इसका मतलब क्या है कि इन सब में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन होगा, ये वाला बॉन्ड सबसे बड़ा होगा आयोडीन वाला, कार्बन आयोडीन का, और ब्रोमीन का सबसे छोटा, उससे छोटा, और क्लोरीन का सबसे छोटा। जो बॉन्ड सबसे छोटा होगा वो मतलब क्या होगा, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, उसको ब्रेक होने में ज्यादा समय लगेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एनर्जी को देखते हुए काम करना। जब कभी ऐसा देख जाए कि डिग्री ऑफ कार्बन सेम हो, हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट लगा हो, तब क्या करेंगे, हम देखेंगे कौन सा हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। जो हाइड्रोजन का बॉन्ड बड़ा रहेगा वो वाला आसानी से टूटेगा और वो रिएक्शन फास्ट देगा। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा कि सबसे ज्यादा फास्ट SN2 थर्ड वाला देगा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला। इसका आंसर ये होगा। बस देखो अगर अगर ये वाला मान लें, ये वाला क्या हमारा है, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन का है। तो जो अगर यहाँ आयोडीन का ऑर्बिटल होगा, अगर ये वाला, ये आयोडीन का ऑर्बिटल है 5p वाला, तो जो दूसरा बनेगा कार्बन कार्बन के साथ में ब्रोमीन वाला, वो थोड़ा सा और छोटा बनेगा, ये ब्रोमीन का होगा मान लेंगे। और ऐसे ही कार्बन का क्या होगा, उतना ही रहेगा, लेकिन क्लोरीन का और छोटा हो जाएगा। देखो धीरे धीरे बॉन्ड क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। बॉन्ड यदि छोटा होगा तो
बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी तो ब्रेक करने में प्रॉब्लम होगी, तो मतलब रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। तो जब कभी सिम देखो, हमें जब कोई कंपेयर करने के लिए आता है तो बहुत आसान चीज़ है कि हमें ये देखना है कि उसमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंट क्या है। जो डिफरेंट रहेगा उसी को लेकर चलना है। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, सिर्फ बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड की एनर्जी का डिफरेंट यहाँ पे होगा। तो सही आर्डर थर्ड, सेकेंड, फिर फर्स्ट। SN2 का आर्डर ये है, ध्यान रखना है। ये SN1 नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री वाला कभी SN1 नहीं देता है ना। अब बात आती है कि ये दूसरा रिएक्शन ये है हमारे पास कि ये, अब इसमें क्या होगा कि ये 4 वाला है ना, सॉरी थर्ड वाला। अब इसमें पूछा गया है कि बताओ किसका आर्डर, मतलब इसमें SN1 होगा SN2 होगा, पहले ही बताना है। इस पूरे रिएक्शन में SN1 होगा कि SN2 होगा। तो इसके लिए आंसर ये होगा कि हम पहले देखते हैं कि हमारे पास भीड़ है कि नहीं, क्राउडिंग है कि नहीं। तो एक्चुअली इन सब में SN1 SN2 दोनों हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे C6H5 क्या होता है, ये बेंजीन होता है। अब बेंजीन में यहाँ पे जब CH2 लगा होगा और यहाँ पे Cl लगा होगा, तो यहाँ पे जब न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने के लिए, जो निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के द्वारा स्टेबलाइज होगा, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगा। इसकी वजह से ये SN2 भी दे सकता है, SN1 भी दे सकता है। तो एग्जाम में अगर बेंजीन के जस्ट बगल वाले हो, बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे अगर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है या कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है, तो समझ जाओ को SN1 भी देगा, SN2 भी देगा। तो तुमसे कोई एक ही कंपेयर करा होगा, चाहे SN1 चाहे SN2। तो देखो, अगर हम तुमसे कहें बताओ इस केस में, अब तो ये पता चला कि बेंजीन के बगल में रहेगा तो वो SN1 2 दोनों देगा। अगर हम तुझे कहें बताओ कि SN1 का सही आर्डर क्या होगा, SN1 का सही आर्डर क्या होगा, तो 1 कौन सही देगा, मतलब कौन फास्ट देगा, तो थर्ड वाला क्यों फास्ट देगा, क्योंकि देखो यहाँ से अभी ब्रेक करोगे, यहाँ केटायन बनेगा वो 3 डिग्री बनेगा। ये बेंजीन रिंग है, दूसरा बेंजीन रिंग, तीसरा CH3 से ये क्या है, स्टेबलाइज हो रहा होगा, 3 डिग्री का है। यहाँ देखो तो ये 1 2 बस एक H लगा, मतलब CH3 हट गया, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे देखा जाए तो एक ही C6H5 है, मतलब एक ही बेंजीन ग्रुप है, तो ये स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। तो देखा जाए तो सबसे फास्ट वही देगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन बनाएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल केटायन थर्ड वाला बना रहा है, इसलिए सबसे फास्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाले का होगा, फिर सेकेंड वाले का होगा, फिर फर्स्ट वाले का होगा। ये आर्डर होगा SN1 का। अगर तुझे मुझे SN2 का आर्डर बताओ, SN2 का आर्डर क्या होगा, तो SN2 वही होता है जहां क्राउडिंग कम होती है। तो क्राउडिंग की बात करें तो क्राउडिंग यहाँ पे कम है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, बेंजीन रिंग 2 हो गए हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो जैसे जैसे हाइड्रोजन कम होता है SN2 होने की प्रोबेबिलिटी खत्म होती चली जाती है, मतलब नील हो जाती है। तो वहाँ पे SN2 होने का बहुत चांसेस खत्म, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं, अब न्यूक्लियोफाइल वहाँ पहुंच नहीं पाएगा कार्बन पे। तो क्या होगा इसका लिए, तो फर्स्ट सबसे फास्ट देगा, सेकेंड स्लो, थर्ड वाला सबसे स्लो देगा। तो ये आर्डर होगा इस रिएक्शन के लिए। तो हमने क्या देखा कि हम देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल है, उसमें डिफरेंस क्या है। तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे देगा, 2 3 दे देगा, कहेगा कि बताओ SN1 किसमें फास्ट होगा, किसमें SN2 होगा, ये तो ऐसे पूछेगा। और ये SN1 SN2 पूछने के लिए वो या तो डिग्री डिफरेंट कर दे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री दे, या हाइड्रोजन डिफरेंट करे, डिग्री सेम कर दे, तब पर भी चल जाएगा। ऐसे ही पूछ सकता है। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन सेम किया, हाइड्रोजन डिफरेंट कर दिया, डिग्री सेम रख दिया है। जैसे यहाँ पे देखा तो हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, मतलब हाइड्रोजन सेम ही है लेकिन डिग्री डिफरेंट हो गई है। ये 2 तरीका हो सकता है। अब तीसरा तरीका ये है कि न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट कर दे। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल जब डिफरेंट कर देगा तब वहां प्रॉब्लम होगी। तो अगर उसमें तुम्हें बात समझ में आ रही है तो हम थोड़ा सा एक बात बता देते हैं कि हम क्या करेंगे। हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी एनर्जी को देखा जाता है कि न्यूक्लियोफाइल के पास कितनी एनर्जी है। अगर हाई एनर्जी वाला न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन फास्ट करेगा, और लो एनर्जी वाला न्यूक्लियोफाइल है तो रिएक्शन स्लो करेगा। ठीक है ना। अब ये सब बात न्यूक्लियोफाइल किस रेट में, किस रिएक्शन में, SN1 में कि SN2 में पार्टिसिपेट करता है रेट में। देखो, जब SN1 का हमने रेट लिखा था, SN1 का, तो उसमें लिखा था कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू रिएक्टेंट, बस ये होता है। और हमने जब SN2 का लिखा था, SN2 में तो हमने रेट लिखा था कि K रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल दोनों था। तो इसका मतलब ये हुआ कि
न्यूक्लियोफाइल सिर्फ और सिर्फ SN2 वाले रिएक्शन को इफेक्ट पहुंचाएगा, SN1 वाले को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा। यानी कि जब कभी वीक न्यूक्लियोफाइल हो, इस केस में SN2 केस में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज किया जाता है, वीक न्यूक्लियोफाइल, और इस वाले केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, ये बात। अब हम कैसे पता करेंगे स्ट्रॉन्ग कौन है वीक कौन है? तो ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग वही होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वही होगा जो क्या होगा, हाई एनर्जी का होगा, हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी कैसे पता करेंगे हम, ये प्रॉब्लम है। तो हाई एनर्जी देखो, चार्ज वाले जो होते हैं, लगभग चार्ज स्पीसीज जो भी होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं। अब जैसे हम कहें RO- है, या कहें NH2 और ये माइनस है, तो ये क्या है, हाई एनर्जी का है। हम जैसे लिखे I- है, Br- है और Cl- है, ये सब हाई एनर्जी के न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिव चार्ज रखने वाले स्पीसीज को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और वीक क्या होगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब होगा कि चार्ज भी कभी भी हो सकता है, ज्यादा केस में चार्ज नहीं रहता है, लेकिन ये मानते हैं कि वो अगर न्यूट्रल है तो वो वीक है, अगर चार्ज है तो चार्ज डिस्पर्स रहेगा तब, है ना। फिलहाल में न्यूट्रल की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर हम एल्कोहल ले, एल्कोहल अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये क्या है, एज ए वीक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर तो है लेकिन क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के ऊपर है। यहाँ पे लोन पेयर है तो लेकिन वो चार्ज स्पीसीज के ऊपर है, तो चार्ज स्पीसीज वाला हाई रिएक्टिव होता है और SN2 मैकेनिज्म देता है। स्ट्रॉन्ग जब लोगे तो वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म देगा, जो वीक न्यूक्लियोफाइल लोगे तो वो SN1 मैकेनिज्म देगा। ये किस लिए है, SN2 के लिए, और ये वाला क्या है, SN1 के लिए है। जैसे मान लो हम कहे कि तुम बताओ RNH2 है, अब ये बताओ क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, तो आंसर है वीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और लोन पेयर यहाँ है। न्यूक्लियोफाइल तभी कहोगे जब लोन पेयर रहेगा, बात ध्यान रखना इसको, है ना। जैसे हम कहें RCH NH से R लगा दें और H ये लगाए तो ये भी न्यूक्लियोफाइल। ये सब जो न्यूट्रल वाले होते हैं वो सब वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, और ये SN1 मैकेनिज्म देंगे, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देंगे। तो कभी कभी न्यूक्लियोफाइल भी डिफरेंट दे सकता है, तो हमें ये पता करना है कि न्यूक्लियोफाइल किस वाले रेट में होता है। पूरा सारा खेला यहाँ रेट का है, अगर रेट समझ में आ गया तो पूरा खेला समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से तुम्हें ध्यान रखना है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें इसमें ही कंपेयर करवा दिया जाए, इसमें ही कंपेयर किया जाए, बताओ इसमें कौन फास्ट देगा, ये तो वीक ही है, सॉरी स्ट्रांग ही है। अगर ये स्ट्रांग है तो इसमें कौन फास्ट देगा, तो इसको ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास ये CH2 यहाँ पे Br लगा हुआ है ना, तो देखो तुम्हें यहाँ का होगा, यहाँ होगा सिग्मा स्टार CBr, है ना, सिग्मा स्टार CBr, ये बॉन्ड का नाम है, मतलब ऑर्बिटल का नाम है, ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है। हमने कहा था कि हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं। और एक बात और है कि जैसे से सेल बढ़ता है एनर्जी बढ़ती है, जिसे हम कहें कि एनर्जी का ऑर्डर बताओ, जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन 2p में है, कोई इलेक्ट्रॉन 3p में है, कोई इलेक्ट्रॉन 4p में है, कोई इलेक्ट्रॉन 5p में है, तो किस ऑर्बिटल में है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो 5p वाले की, फिर 4p वाले की, फिर 3p वाले की। ये एनर्जी का ऑर्डर है ना। किसमें रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल के पास रहेगा। किसके पास रहेगा, न्यूक्लियोफाइल के पास रहेगा। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल तुम कौन सा सब यूज कर रहे हो ना, तो अगर इन सब में यूज कर लो, इसको इसको यूज करो, तीनों को देख लो एक बार। तो क्लोरीन क्या होगा, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है, 3p यूज होता है, ब्रोमीन का 4p और आयोडीन का 5p ना, ये ऑर्बिटल होता है। तो अगर एनर्जी ऑर्डर में हम इसको जमाएं, मतलब अरेंज करें एनर्जी ऑर्डर में, तो क्या होगा, सबसे नीचे कौन होगा, तो सबसे नीचे 3p वाला होगा, मतलब क्लोरीन होगा, है ना, Cl- होगा, उसके बाद ब्रोमीन होगा, उसके ये कौन से है 4p में है, उसके बाद क्या होगा, आयोडीन होगा, और ये 5p में है। अब देखो ऐसे देखना है हमेशा, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी कम होती है, और ये ऑर्बिटल का नाम है, ये सब क्या होंगे, फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है ना।
फील्ड ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल है ना। और ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो जब हमेशा न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के पास फील्ड ऑर्बिटल, तो वो फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिड हो सकते हैं, अनहाइब्रिड हो सकते हैं। यहाँ पे अनहाइब्रिड लिया गया है 3p 4p 5p, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। इसकी एनर्जी हमेशा कम होगी वैकेंट ऑर्बिटल से। वैकेंट ऑर्बिटल जो भी रहेगा उसकी, उससे हमेशा फील्ड ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग यहाँ पड़ा हुआ है इस लेवल पे, और बाकी उसके नीचे पड़े हुए हैं। तो बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन फास्ट देगा। देखो यहाँ से यहाँ जाने के लिए एनर्जी कम जरूरत है, मतलब आयोडीन तुरंत रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ से इसको पहुंचाएंगे तो अब क्या होगा, अब थोड़ा सी एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब ब्रोमीन थोड़ा कम रिएक्शन शो कर पाएगा। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ से ले जाएंगे तो अब और भी ज्यादा गैप हो गया है। तो गैप जैसे बढ़ता जाएगा वैसे से क्या होगी, एनर्जी डोनेट करने की टेंडेंसी कम, मतलब वहां पे रिएक्शन करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। अगर ऐसे बात करें हम कि यहाँ पे RO माइनस होकर है, RO माइनस, देखो ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज करते हैं, ये 2p ऑर्बिटल यूज करते हैं, मतलब वो यहाँ होगा। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना तो और मुश्किल बात है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जितना ही लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल रहेगा यूज करोगे, उतना ही स्लो रिएक्शन होगा, और जितना हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज करोगे, फील्ड ऑर्बिटल, ध्यान रखना है फील्ड ऑर्बिटल यूज करना है, तब रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। अब इस पे ये क्वेश्चन देखते हैं ना, बात समझना क्या करना है। कह रहे हैं कि अगर SN1 SN2 रिएक्शन जो होता है वो रेट कैसे दिखते हैं वो ध्यान रखना है। और इसमें SN1 वाले में न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल को कोई काम करना ही नहीं है, पहले केटायन बना रहेगा, वो अपना आराम से बाद में आएगा, मस्त से जुड़ जाएगा, तो कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन SN2 वाले में न्यूक्लियोफाइल को रेट पे इफेक्ट पहुंचाना है, उसको आना है, मेहनत करना है, बॉन्ड को तोड़ना है, फिर जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके लिए SN2 के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, तभी तो वो आके मेहनत कर पाएगा, बॉन्ड को तोड़ पाएगा, नहीं तो नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए हमें पता करना है कि हमारे पास कौन से न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होते, कौन वीक होते हैं। तो स्ट्रांग के लिए तुम्हें यह ध्यान रखना है कि जो भी स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज होता है वो स्ट्रांग होता है, और जो भी स्पीसीज न्यूट्रल हो लेकिन उसके पास लोन पेयर हो, न्यूट्रल हो लेकिन उसके पास लोन पेयर हो, उसको क्या कहेंगे, वीक न्यूक्लियोफाइल। तो वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN1 रिएक्शन में, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 रिएक्शन में यूज किया जाता है। और जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा होता है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, तो हमेशा रिएक्शन फील्ड ऑर्बिटल यानी न्यूक्लियोफाइल से वैकेंट ऑर्बिटल यानी इलेक्ट्रोफाइल में जाता है हमेशा। तो जो फील्ड ऑर्बिटल होता है वो हमेशा क्या होता है, फील्ड ऑर्बिटल हमेशा नीचे लो एनर्जी का होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल हमेशा हाई एनर्जी का होता है, मतलब जिससे इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो नीचे रहेगा, जिसमें भरते हैं वो ऊपर रहेगा। अब हम ट्रांसफर कर देखेंगे। लेकिन अगर सब कई 3-4 ऐसे ऑर्बिटल, मतलब 3-4 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को हमें जहां से इलेक्ट्रॉन भेजना है तो उसको आपस में कंपेयर करना है कि किसका एनर्जी लेवल कहाँ है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने दिखाया, बताया तुम्हें, ये 2p वाला ऑर्बिटल यूज कर रहे हो ऑक्सीजन का, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्बोनेशन करके देखना, उसमें 2p ऑर्बिटल यूज किया जाता है, और क्लोरीन में 3p, ब्रोमीन में 4p, आयोडीन में 5p ऑर्बिटल यूज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन 5p वाले में होगा। तो 5p मतलब क्या है, वो हाई एनर्जी में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग है वो तो यहीं बैठा हुआ, वो तो कहीं जाएगा नहीं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां ट्रांसफर करना, बस इतनी सी एनर्जी लगने वाली है, तो थोड़ा सा मेहनत करेगा वहां पहुंच जाएगा। लेकिन आयोडीन क्या होगा, थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जी लगेगा, क्लोरीन में और ज्यादा एनर्जी लगेगा, और ऑक्सीजन में तो बहुत एनर्जी लगने वाली है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन का ऑर्डर कैसे पता कर पाएंगे, ये SN2 के लिए होगा, सिर्फ SN1 के लिए कोई मतलब नहीं। न्यूक्लियोफाइल कितना भी स्ट्रॉन्ग वहां पे वीक लाना ही है, न्यूक्लियोफाइल कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन देखते हैं इसके हिसाब से, जिसमें बताया है, अगर मान लो हम कोई रिएक्टेंट हमारे पास है, ये मान लेते हैं कि हमारे पास है RCH2, यहाँ पे हमने लगा दिया X लगा दिया, है ना। अब X नहीं, यहाँ पे Cl लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं। अब हम रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, आयोडीन एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, सल्फर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है, SH, या ऐसे कहते हैं RSH, ये R-C। अब तुम्हें बताना है कि इसमें ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेंगे, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल लें
इस रिएक्शन करवाने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन सा रखें ताकि रिएक्शन सबसे फास्ट हो। अब देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो करना है हमें कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव 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 मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब SN2 मैकेनिज्म पक्का, क्योंकि रेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म में ही न्यूक्लियोफाइल इंक्लूड है और SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं है। जहाँ न्यूक्लियोफाइल का कोई काम है नहीं उसको लेने की क्या जरूरत है, तो ठीक है ना। तो जब ऐसा पूछा जाए न्यूक्लियोफाइल को डिफरेंट करके, तब तुम्हें क्या सोचना है, देखो ये वाला किसका ऑर्बिटल यूज किया जाता है, ये 5p का, ये कौन सा 4p का यूज किया जाता है और ये कौन सा 3p का यूज किया जाता है। तो इनको आपस में अरेंज करो ऑर्डर में। अगर मान लो इसका सिग्मा स्टार कहाँ होगा, अगर सिग्मा स्टार मान लेते हैं यहाँ पे है इसका, ये सिग्मा स्टार है Cl वाला, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन लाना है तुम्हें, तो इसका 5p क्या होगा, यहाँ होगा 5p, यहाँ 4p यहाँ होगा और 3p क्या होगा, क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से ले जाना है। तुम बताओ किसमें रिएक्शन फास्ट होगा, यहाँ एनर्जी गैप क्या है, कम है, और एनर्जी गैप कम रिएक्शन फास्ट, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे ज्यादा, आयोडीन का ऑर्डर सबसे फास्ट होगा, उसके बाद ब्रोमीन रिएक्शन करेगा, उसके बाद सल्फर वाला करेगा। तो ये इसका क्या है रिएक्शन ऑर्डर। तो इस तरह से तुम बता पाओगे कि हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है किस ऑर्डर में रिएक्शन करता है। एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन हर साल किसी भी जब से पेपर हो रहा है आज तक 2024 तक हुआ है, तो उसमें सब में तुम उठा के देखना 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो आया ही आया है। वो चाहे SN1 पूछे चाहे SN2 पूछे, कुछ ना कुछ पूछेगा ही पूछेगा। वो कंपेयर करवाएगा किसका रेट ज्यादा है किसका कम है। तो तुम्हें कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस 3-4 पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारे पास डिफरेंट क्या है। अब डिफरेंट में जैसे डिग्री कार्बन डिफरेंट हो सकता है, हाइड्रोजन डिफरेंट हो सकता है, बस या तो न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट हो सकता है, तीनों में से कुछ एक डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा उसके हिसाब से बता देना है। अगर कार्बन डिफरेंट है मतलब कार्बन स्केलेटन डिफरेंट है तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री SN1 के लिए याद रखना है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा SN2 हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है तो न्यूक्लियोफाइल में SN1 में कोई रोल नहीं होता न्यूक्लियोफाइल का, तो SN1 के लिए तुम्हें पूछेगा भी नहीं, और SN2 के लिए पूछेगा। तो SN2 में देखना है कि किसकी एनर्जी, किस न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी मतलब कौन सा हाई ऑर्बिटल है। अब ऐसे नहीं समझ पा रहे तो समझ लो कौन सा बड़ा ऑर्बिटल, कौन सा बड़ा आयन है, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला होगा वो हमेशा बड़ा ही होगा, उसका हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल यूज किया जाएगा, वहां रिएक्शन फास्ट होगा। और तीसरा केस क्या बन सकता है कि हैलोजन डिफरेंट दिया जाए बाकी कार्बन स्केलेटन सेम दिया जाए, तब देखना है कि बॉन्ड ब्रेक किसमें आसानी से हो जा रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक जिसमें आसानी से होगा वो आसानी से फास्ट रिएक्शन देगा। तो ये पूरा खेला हो गया कि SN1 SN2 रिएक्शन हम कैसे कंपेयर करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे चैप्टर का, इस चैप्टर का, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया है तो इसको और आगे क्वेश्चन देखो कौन सा प्रीवियस ईयर में क्या आया हुआ है उसको सॉल्व करो, लेकिन जो आया था हमने बता दिया, इसमें ज़्यादा कोई एग्जाम में आया ही नहीं क्वेश्चन अभी तक, ठीक है ना। तुम देखना, ट्राई करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।